हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कहता है सेवरल फैक्टर स्टेरिक इन इलेक्ट्रॉनिक और वाइटर इंट्रैक्शन, ये सब है, कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ द एमीन। आप जानते हो कि एमीन का इन्वर्जन होता है इस तरह से, ये लोन पेयर है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए R1 R2 और ये R3 है। जब ये इस तरह से इन्वर्ज होता है, ठीक है, तो ये लोन पेयर कुछ इस तरफ से आ जाता है और ये R2 ये R3 कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, R3 और ये R1। आप जानते भी होंगे कि एमीन इन्वर्जन के कारण देखिए ये वाला नाइट्रोजन जो है ये एक प्रकार से कायरल है, अलग अलग ग्रुप होने के कारण, लेकिन चूंकि जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में दोनों इसके मिरर इमेज जो है इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसी कारण से जो है ये कहने का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। खैर, तो वो सब बात नहीं कर रहा है, कहने का मतलब एमीन इन्वर्जन पर दिया गया एक क्वेश्चन है। अब कहता है कि देखिए जितने भी एमीन यहाँ पर लिए गए हैं, हर एमीन को लेकर एक फ्री एनर्जी गिव्स एनर्जी, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, वो दिया हुआ है। जब भी इक्विलिब्रियम टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम फ्री एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको बस केवल ये सोचना है, देखिए जिस एमीन का इन्वर्जन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर डेल जी ये दिया हुआ है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो है ना 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से यहाँ जब ये ग्रुप मतलब एक दूसरे में इन्वर्ट होता है तो उस इन्वर्जन के बीच में एक स्थिति आती है ना, जब ये लोन पेयर जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये R3 और ये R1 और ये R2, ये स्टार्टिंग में sp3 होता है, बाद में भी sp3 होता है, ठीक है, और बीच में ये sp2 हो जाता है। इस पर एक और क्वेश्चन पहले भी आया था इसी GOC में, आपने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 ऐसे कुछ सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो सवाल उठता है कि इन्वर्जन जब होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसको आप रिएक्टेंट मानिए, इसको आप प्रोडक्ट मानिए, और ये बीच में जो है आप मान लीजिए ट्रांजिशन स्टेट, बीच वाली स्थिति है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि किसका इन्वर्जन आसानी से होगा। तो देखिए जैसे जैसे इस नाइट्रोजन में ग्रुप जो R1 R2 R3 ग्रुप जो लगे हुए हैं, अगर इस ग्रुप को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, है ना, इसके साइज को बढ़ाया जाए, तो जब साइज को बढ़ाया जाएगा तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये फर्स्ट वाला एमीन और उसका जो मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे में मतलब लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जो है ये इक्विलिब्रियम टाइप का है, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे में आसानी से तभी कन्वर्ट हो पाएंगे, है ना, जब नाइट्रोजन से लगे हुए ग्रुप जो है वो छोटे छोटे होंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा ग्रुप होगा तो एक दूसरे में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और प्लस बड़े ग्रुप में वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बड़े ग्रुप के कारण जो है इसका इन्वर्जन का रेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये पहचानना है कि किस एमीन में इन्वर्जन फास्टली हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में ही बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, और ये आइसोप्रोपाइल का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये CH और इधर भी CH3, इधर भी CH3, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये CH है और इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, और यहाँ पर मिथाइल है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि इस ग्रुप को लेकर एक दूसरे में इन्वर्ट होना, मतलब इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट मतलब थोड़ा स्लो होगा, है ना, किसके कारण? बड़े ग्रुप के कारण। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये जो R1 R2 R3 ग्रुप है ये बड़े होते जाएंगे तो इनका इन्वर्जन का जो रेट है, इन्वर्जन तो होगा
लेकिन इन्वर्जन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसमें इन्वर्जन ज़्यादा होगा उसका फ्री एनर्जी जो है, मैंने जिसका इन्वर्जन फास्टली होगा, ठीक है, जिसका जो इन्वर्ट इजीली हो सकता है तो उसका जो है फ्री एनर्जी ज़्यादा होगा, और जो कम हो सकता है उसका फ्री एनर्जी कम होगा। तो एक तो ये बात हो गया। तो आपको डेल जी का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि जी अब आपको कुल मिलाकर ये देखना है कि इन्वर्जन किसका ज़्यादा आसानी से होगा या फिर इन्वर्जन किसका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिसका आसानी से इन्वर्जन होगा उसका डेल जी ज़्यादा होगा, ठीक है। खैर, अब देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दोनों का दोनों जो है साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड है तो अब यहाँ पर लॉजिक जो है बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लॉजिक बच्चों बदल जाएगा। अब क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब इस तरह से ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, और इस तरह का ये कंपाउंड है, और ये साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लोपेंटेन है इस तरह से, यहाँ नाइट्रोजन और इससे मिथाइल है। अच्छा, अब देखिए स्टार्टिंग में तो ये sp3 है और बाद में भी sp3 हो जाएगा और ये भी sp3 है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब ये इन्वर्ट हो रहा होगा ना, इन्वर्ट हो रहा होगा तो इन्वर्जन के बाद जो है ये किस में बदल जाएगा, ये sp2 में बदलेगा, और फिर जो है फाइनली ये किस में बदलेगा, sp3 में। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली में जो कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के हिसाब से यहाँ पर एंगल तो 60 डिग्री है ही इस कंपाउंड के हिसाब से, और हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है ये 109 डिग्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कंपाउंड में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने का मतलब है कि वो कम स्टेबल है। जबकि इसमें देखिए यहाँ पर आप जानते हैं 108 डिग्री का एंगल होता है और हाइब्रिडाइजेशन से के कारण 109 डिग्री का एंगल है। तो इसमें एंगल स्ट्रेन जो है ना बिल्कुल नेग्लिजिबल है लेकिन बहुत कम है। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो है, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में वो तब जाना चाहेगा जब रिएक्टेंट मतलब कम स्टेबल होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होती हो, बढ़ती हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज जब होगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कितने का था, 49 डिग्री का था। अब एंगल स्ट्रेन जो है कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। समझ में आ रहा है। तो चूंकि इसमें एंगल स्ट्रेन जो है ना, ड्यूरिंग द फ्लिपिंग इन्वर्जन इसका एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है इसका मतलब ये बात है कि स्टेबिलिटी इसकी घट रही है, और यदि ये स्टेबिलिटी इसकी घट रही है, ठीक है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए बाद में जो है जब ये sp2 होगा, है ना, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, और 120 डिग्री होगा तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पर कम है। तो जिसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी कम है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो जल्दी से इन्वर्ट होना चाहेगा, है ना, जल्दी से इन्वर्ट होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही sp2 में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बढ़ गया। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ा ना तो इसका इन्वर्जन का रेट भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। तो फिर से वही वाली बात है कि जिसका इन्वर्जन फास्टली होगा, जिसका इन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो उसका डेल जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी इसका ज़्यादा होगा, इसमें इसका ज़्यादा होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में आइए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से 3 क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप, अब दोनों में देखिए सेम सिचुएशन है। क्लोरीन भी ठीक ठाक बड़ा ग्रुप है और मिथाइल भी ठीक ठाक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग वाइज अगर देखा जाए, है ना,
तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, नहीं, दोनों में स्थिति एकदम सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, वही नाइट्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल है और ये sp3 है। बीच में ये क्या होगा, sp2 हो जाएगा और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, sp3 आयोडाइज्ड होगा। ठीक है, और इधर क्या होने वाला है कि ये क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे ये sp3 से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये नाइट्रोजन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, तो नाइट्रोजन में जो है ना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ा ना, वैसे यहाँ भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन जो है sp3 से sp2 हो रहा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें अगर हम, तो sp नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है किससे, sp2 नाइट्रोजन से और फिर sp3 नाइट्रोजन से, ये बात आप जानते होंगे। और यही लॉजिक कार्बन में भी लगता है, sp कार्बन। क्यों हो रहा है ऐसा? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या हो रहा है, यानी कि वो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब यह है कि वो एटम जो है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है जो एस ऑर्बिटल में है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा लगेगा। खैर, तो ये सब बात आप जानते होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी, यहां पर भी इसको मैं बनाता हूं एक बार। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि अब इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत पड़ गई। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स, अगर मान लीजिए कोई भी एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मतलब उसको स्टेबिलिटी तब मिलेगी, जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल जाए। तो इस वाले में देखिए यहाँ पर जो है मिथाइल है, ये क्या है, प्लस आई वाले ग्रुप है, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है, नाइट्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, तो बोल सकते हैं कि माइनस आई वाले ग्रुप है। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन को एक तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ठीक है, तो जरूरत थी तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल रहा है, और यहां पर क्या कर रहा है, इससे और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो चूंकि यहां पर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और ये तीनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इस स्थिति में, मतलब जब ये इन्वर्जन हो रहा था तो sp2 वाली स्थिति में ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल सिचुएशन की ओर बढ़ रहा है, माने इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। और हम जानते हैं कि जैसे ही स्टेबिलिटी घट जाती है ना, तो उसका इन्वर्जन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसा कि बी में भी बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई, ये बीच में जो है sp2 वाले पोजीशन में क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी घटने लग गई, तो घटने लग गई तो ये क्या करेगा, अपने आप को फास्टली इन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। कौन से सिचुएशन में, इस सिचुएशन में। समझ गए बात को? तो यही कारण है कि NCl3 और NMe3 जो है, इसमें NCl3 का इन्वर्जन, रेट ऑफ इन्वर्जन जो है ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इन्वर्जन ज़्यादा होगा तो फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग लॉजिक लगा हुआ है, अलग अलग कारण लगा हुआ है स्टेबिलिटी के पीछे। ठीक है, तो अब कहता है कि बताइए इसमें से क्या है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है ना भाई। हर कंपाउंड के साथ एक फ्री एनर्जी का जो है डेटा दिया हुआ है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसका रेट ऑफ इन्वर्जन ज़्यादा होगा उसका डेल जी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट में देखिए इसका ज़्यादा है, सेकंड में इसका ज़्यादा है, थर्ड में इसका ज़्यादा था, तो डेल जी भी उसी में ज़्यादा दिया हुआ है।
ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।